Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं मॉडर्न इंडिया चल रहा है और आधुनिक भारत में आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली को, बंगाल का गवर्नर चल रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोगों ने देखा और आज देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली को। और लॉर्ड वेलेस्ली को पूरी तरह जो पॉइंट है उसका हम सब आज इस वीडियो में पूरा देख लेंगे। यहीं पर लॉर्ड वेलेस्ली जो है एंड कर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। इसने किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर, है ना, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। देखिए बहुत बात इसमें समझने वाला है। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले किसने किया था? तो वह किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। यहां पर दो क्वेश्चन है। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत, है ना, सहायक संधि की पद्धति शुरू की लॉर्ड वेलेस्ली ने और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले किसने किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। अब ये सहायक संधि है क्या? हम सहायक संधि को समझने का प्रयास करते हैं। सहायक संधि किसको बोलते हैं? देखिए मूल रूप से सहायक संधि क्या है। यह 1798 से 1805 तक लागू हुआ था। 1795 से 1805 तक, है ना, 1795 टू 1805, 1805 तक। इसमें क्या था, जो भारत का देसी राज्य है ना, भारत का जो देसी राज्य है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, दोनों के बीच एक संधि हुई, दोनों के बीच एक सहायक संधि हुई और इस सहायक संधि की बहुत सारी शर्तें भी रखी गई और यह शर्त रखने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें मतलब मूल रूप से शर्त था क्या कि अगर बिना कंपनी के अनुमति के किसी भी अन्य राज्य से आप युद्ध नहीं कीजिएगा। मतलब क्या, अगर आप सहायक संधि के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में स्थापित हो गई, मान लीजिए कहीं स्थापित हो गई, तो वह जो सहायक संधि जिन जिन राज्यों के साथ उसका होगा उस राज्य के लिए यह स्टेटमेंट दिया गया था कि अब आपको किसी दूसरे राज्य से जो है आपको युद्ध नहीं करना है या फिर आपको कंपनी के आदेशों को मानना है। कंपनी की जो हुक्म होगा, जो आदेश होगा, उसको आपको मानना होगा। ये सभी जो है राज्य से सहायक संधि की शर्तें थी, है ना। अंग्रेज के शत्रु राज्य को व्यक्ति के, अंग्रेज का जो शत्रु राज्य है उसको आप अपने यहाँ स्थान नहीं दे सकते हैं। इस तरह की बातें जो है सहायक संधि की शर्तें थी। और सहायक संधि मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भारत के देसी राज्य थे दोनों के बीच आपसी एक संधि थी, एक सहायक संधि थी, जिसके तहत जो है जो राज्य उसमें मिलता गया, जो राज्य कंपनी के अधीन, कंपनी से सटता गया, उन राज्यों के ऊपर कुछ कुछ शर्तें भी कंपनी लादती चली गई और जो नहीं सटा उससे उनका क्या हो गया, वैरी हो गया, उससे उसकी जो है अलग, उससे उसकी बनने नहीं लगी। तो जो राज्य सहायक संधि का सदस्य नहीं बना, उन राज्यों से अगर कोई व्यक्ति आता है उस राज्य में जो कि कंपनी के सहायक संधि का राज्य है, तो वहां पर उसको टिकने नहीं देना है, उसको रहने नहीं देना है। यह कंपनी का हुक्म होता था, कंपनी का आदेश होता था, या फिर कह सकते हैं कि ये सहायक संधि की शर्तें होती थी। ठीक है ना, तो वही सहायक संधि कहा। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। अब ये डुप्ले कौन था? डुप्ले जो है यह एक फ्रांसीसी गवर्नर था, जो यह भारत में एक फ्रांसीसी गवर्नर था, भारत में एक फ्रांसीसी गवर्नर था लगभग 1731 ईस्वी में चंद्रनगर में। 1731 ईस्वी में ये फ्रांसिस के तरफ से जो है भारत के गवर्नर थे और 1741 में ये पांडिचेरी के गवर्नर भी रह चुके हैं। 1741 में पांडिचेरी के गवर्नर रहे डुप्ले और 1731 में चंद्रनगर के भी गवर्नर रहे डुप्ले, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। चलिए, क्योंकि भारत पे फ्रांसीसियों का भी तो कब्जा था ना, तो उसी के अनुसार वहां का गवर्नर ये बना था। आगे देखते हैं सहायक संधि करने वाले राज्य। अब सहायक संधि करने वाला राज्य कौन कौन था? सहायक संधि करने वाला का मतलब हुआ कंपनी के साथ संधि करने वाला राज्य कौन कौन सा था? तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1999 ईस्वी में, अवध 1801 में, अवध 1801 में और पेशवा दिसंबर 1802 में। पेशवा कब है? दिसंबर 1802 में, है ना। और जो हैदराबाद है ये हो गया 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799 और अवध हो गया 1801।
तो यह सभी जो राज्य आप देख रहे हैं ये सहायक संधि करने वाले राज्य थे, अर्थात अंग्रेजी कंपनी से जुड़ने वाले राज्य थे। इसमें पेशवा भी है। ये जो पेशवा है ये है दिसंबर 1802 ईस्वी में। बरार एवं भोसले यह भी दो राज्य है जो दिसंबर 1803 ईस्वी में सहायक संधि इन्होंने अंग्रेजों से किया। उसके बाद है सिंधिया 1804 ईस्वी में। सिंधिया कब है? 1804 ईस्वी में। तो यह जो आप राज्य अभी जिसका इसका नाम हमने देखा ये सभी सहायक संधि करने वाले राज्य थे। हैदराबाद 1798 ईस्वी में संधि किया, मैसूर 1799 संधि किया, तंजौर अक्टूबर 1799 संधि किया और अवध 1801 ईस्वी में संधि किया। इसके बाद यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में संधि किया। बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी संधि किया। सिंधिया 1804 ईस्वी में संधि किया। एवं अन्य सहायक संधि करने वाला राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर, यह सब भी देखिए जोधपुर 1, जयपुर 2, मच्छेड़ी 3, बूंदी 4 तथा भरतपुर जो राजस्थान में है ये 5 स्टेट। इसके अलावा 5 स्टेट यहाँ देख लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 स्टेट ऐसा है जो कि सहायक संधि की शर्तों पर तैयार हो गया और सहायक संधि अंग्रेजों से करने के लिए तैयार हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है इन राज्यों की सहायक संधि हो गई। अब इसके ऊपर जो हुक्म चलेगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, क्योंकि सहायक संधि के शर्तों में ही है ऐसा कि आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का हुक्म मानना पड़ेगा। बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से आप युद्ध या संधि नहीं कर सकते हैं। जो जो सहायक संधि के राज्य हो गया, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हैदराबाद का, हैदराबाद हो गया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी सहायक संधि हो गई 1798 ईस्वी में। तो अब हैदराबाद के लिए शर्तें होगी कि हैदराबाद जो है ये बिना कंपनी की अनुमति के किसी भी अन्य राज्य से संधि या युद्ध नहीं कर सकता। अगर किसी अन्य राज्य से इसको संधि या युद्ध करना होगा तो उसके लिए पहले कंपनी का आदेश लेना अनिवार्य होगा, है ना। ये सहायक संधि की शर्तें थी। और क्या, अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को जो है स्थान आपको नहीं देना है। जैसे मान लीजिए अंग्रेज का शत्रु राज्य हो गया बिहार से, मान लीजिए बिहार से अंग्रेज का कोई शत्रु राज्य है बिहार, या बिहार के किसी व्यक्ति से अंग्रेजों को दुश्मनी है, तो वो बिहार के लोगों को जो भी कंपनी के संधि राज्य जैसे हैदराबाद है, मैसूर है, ये लोग उसको भी अपने यहाँ स्थान नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको क्या है, अंग्रेज से उसकी दुश्मनी है। तो अंग्रेज से जिससे दोस्ती है उसी से आपकी दोस्ती होगी, अंग्रेज से जिससे दुश्मनी है उससे आपकी भी दुश्मनी होगी, ऐसा आपको मान के चलना होगा। ये सभी सहायक संधि की शर्तें थी और इस पर जो है बहुत सारे राज्य जो इसका आपने देखा यहाँ पर जिक्र, इन लोगों ने सहायक संधि को स्वीकार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है हैदराबाद ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? 1798 में। मैसूर ने 1799 में। तंजौर ने सहायक संधि कब स्वीकार किया? अक्टूबर 1799 में। अवध ने 1801 में। इस तरह करके पूछा जाएगा। पेशवा ने दिसंबर 1802 में। बरार एवं भोसले ने कब सहायक संधि स्वीकार किया? दिसंबर 1803 ईस्वी में। सिंधिया ने 1804 ईस्वी में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इतना राज्य था लेकिन उसके साथ ही कुछ कुछ दमदार लोग भी थे जो कि उस संधि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, अंग्रेजों से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें कौन है? होलकर। होलकर जो है, होलकर एक राजवंश था। होलकर राजवंश था और ये होल गांव के मूल रूप से निवासी होते थे। तो होल गांव के निवासी मूल रूप से होलकर कहलाए और ये बहुत ही आत्मसम्मानी लोग थे। इसमें बहुत ही जुझारू लोग और लड़ने वाले लोग रहते थे इसमें। होलकर जो आपका राजवंश हुआ इसमें, तो इस वंश का जो है मल्हार राव से यह वंश आरंभ हुआ था। यह जो होलकर वंश के आरंभिक व्यक्ति थे वो मल्हार राव। कौन थे? मल्हार राव। इससे आरंभ हुआ था और इसमें जो होलकर वंश में व्यक्ति भी बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के लोग भी हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। जैसा कि आप लोग टीपू सुल्तान पढ़ चुके हैं, क्या कहा गया? टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। प्रश्न पूछेगा टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध कब? 1799 में मारा गया। चलिए, इसी ने, किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किस कॉलेज की स्थापना की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की
जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कहा गया है। तो इसने किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और कब किया, 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने की। और कहाँ पर, कलकत्ता में। कहाँ किया, कलकत्ता में। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को, जो नागरिक सेवा के लिए भर्ती किए गए युवक थे, उस युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। नागरिक सेवा में भर्ती के लिए जो युवक प्रशिक्षित करने के लिए, है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। ये जो कॉलेज है, ये अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा, है ना, वो भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये भारत में भाषा के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेला था। यह जो है एक तरह से लॉर्ड वेलेस्ली का चाल था। ये चाहते थे कि फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत जो है भारत में भाषा के आधार पर भारत के लोगों को आपस में बांटने का जो है, यह बांटने के लिए उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। ऐसा भारतीयों का मानना था और ये मानना सच भी था। ये कहीं ना कहीं इसका एक खेल यह भी था कि लॉर्ड वेलेस्ली चाहता था कि ऐसे भाषा के आधार पर जब भाषाओं का बखेड़ा शुरू करेंगे तो भाषा के आधार पर भी यह भारत जो है 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। उससे क्या होगी, हमको शासन करने में आसानी होगी। वह भी एक चाल उसको भी माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा, भारत भेजे जाने वाले मतलब इंग्लैंड से जिन लोगों को भारत भेजा जाता था, उस प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में, कहां पर, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए, जो भारत में आके शासन करेगा इंग्लैंड का व्यक्ति, उसके लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में, हेलेबरी एक स्थान है, हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज, यहां देखिए एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का, है ना, 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। देखिए अब यह जो है इंग्लैंड वाला कितना चालाक है, ये देखिए, वह भारत पर शासन करने के लिए कौन काबिल होगा और कौन नहीं, इस तरह के युवाओं को पता करके और 2 साल उसको वहां प्रशिक्षित करता था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कौन सी जगह पर, तो हेलेबरी की जगह पर, है ना, हेलेबरी। ये हेलेबरी क्या है, ये इंग्लैंड में हर्टफोर्ड के पास एक स्वतंत्र स्कूल है, या समझिए कि एक स्कूल है जहां पर कि हेलेबरी एक स्थान है। मूल रूप से पहले हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज हुआ करती थी, लेकिन अभी वहां पर ये कॉलेज नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कॉलेज जो है वहां पर खत्म हो गया। ये लंदन से 19 मील दूर एक स्थान है। इंग्लैंड की राजधानी जो ग्रेट ब्रिटेन लंदन है, उस लंदन से 19 मील दूरी पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं हेलेबरी, है ना, हेलेबरी। और यहीं पर कॉलेज है, ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, है ना, जहां की इंग्लिश नवयुवक अधिकारी प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। मतलब अंग्रेज के बच्चों को वहां पर शिक्षित किया जाता था और वहां से जो है प्रशिक्षण पा करके उसको भारत में वह चीज जो है अधिकारी बना करके भेजा जाता था। तो उसके लिए यह कॉलेज खोला गया था, ईस्ट इंडिया कॉलेज। ये लंदन से 19 मील उत्तर में था, हैलीबेरी में, या इसको हैली भी कहते हैं, और हर्टफोर्डशायर में स्थित है। एक शैक्षिक प्रतिष्ठान था जिसकी स्थापना 1806 में हुई। ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1806 में, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हैलीबरी या हैली में, जो लंदन से 19 मील दूर उत्तर में था, उसकी वहां पर हुआ 1806 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। बाद में कहा रहा है कि HIIC द्वारा जो है इसको बंद कर दिया गया, है ना, HIIC की राष्ट्रीयकरण किया गया और कॉलेज 1858 में बंद हो गया। 1806 में चालू हुआ और 1858 में ये कॉलेज बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, तो HIIC का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया और उसी के तहत ये कॉलेज 1858 में बंद हो गया। लेकिन इसकी दीवारें अभी जिंदा है और वहाँ पर क्या है, एक स्कूल खोला गया है जो कुछ वहाँ के प्राइवेट लोगों के द्वारा उसी स्थान पर जहाँ पर ईस्ट इंडिया कॉलेज थी वहाँ पर अभी एक स्कूल बहुत बड़ा सा खोल दिया गया है जहाँ की अंग्रेज बच्चे पढ़ने आते हैं। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई, है ना, किसकी, लॉर्ड वेलेस्ली की।
कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल दूसरा 1805 में स्टार्ट हुआ था ना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो दूसरा 1805 में है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का पहला कार्यकाल कितना था, 1786 से 1793, 1786 से 1793। यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये जो है पहला कार्यकाल है। और दूसरा कार्यकाल शुरू होता है कितना से, 1805 से। दूसरा कार्यकाल लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में आरंभ हुआ और इसका आरंभ हुआ और उसी के दूसरे कार्यकाल में आरंभ शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, लॉर्ड वेलेस्ली की मृत्यु हो गई। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली एंड हो गया और इसके बाद जो अगला हम लोग देख पाएंगे उसमें हो जाएगा लॉर्ड मिल्टो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स और सर जॉर्ज वारले। इसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक यही वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने पूर्ण वीडियो देख लिया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।